सो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे जुड़े इसलिए हैं कि आप सभी लोगों से पेपर के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसा रहा पेपर का एक्सपीरियंस आप लोगों का और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए और आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था और प्रीवियस जो फर्स्ट टाइम पे 3 सितंबर को पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर रहा वो कितना ऑर्गेनाइज्ड था और सेंटर पे व्यवस्थाएं कैसी थी और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आप सब लोगों के फीडबैक के बेसिस पे कि क्या एक पॉसिबल कट ऑफ जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट? ओके। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हम्म, दास। दास वेस्ट बंगाल से हैं। बताइए दास, कैसा रहा आपका पेपर का एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा लगा? ओके। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। अच्छा। ओके। हम्म। दास, मुझे ये बताइए जो प्रीवियस 3 सितंबर को पेपर सेट किया गया था, पेपर हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये वाला का पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था? मतलब उससे बिलो था या उसके जैसा ही था या उससे थोड़ा टफ था? हुँ, हुँ। ओके। तो दास, आपने 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल फाइनली? 81। ओके, ओके, गुड, इनफ है। मतलब नेगेटिव मार्किंग के साथ में देखिए 150 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स आपके लिए टाइम था, तो 30 क्वेश्चंस का बर्डन आपके पास ऑलरेडी पहले से ही था, राइट? और ऑब्वियस सी बात है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहा होगा वो आपकी स्पीड को ब्रेक किया होगा और वो सबके लिए रहा होगा, सबके लिए वैसा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ। और डेफिनेटली आपका जो कंपटीशन होगा वो मैथमेटिक्स के बच्चों से है नहीं, तो आप उनसे कंपेरिजन तो आप करिए मत कि हाँ उनका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अच्छा हुआ होगा या रीजनिंग वाला अच्छा हुआ होगा, बिकॉज आपका जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ जितने बायोटेक के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए होंगे उनमें से बनेगा, राइट? और 20 टाइम मोर्स आपका क्या होना है, इंटरव्यू मेंस एग्जाम के लिए कॉल करना है। तो आपके जो कॉम्पिटिशन कंपटीटर होंगे वो सिर्फ बायोटेक के डोमेन के होंगे, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी के और मॉलिकुलर बायोलॉजी के और बायोटेक्नोलॉजी वाले। तो जितने भी मतलब बायोटेक के स्टूडेंट हैं, लगभग लगभग अगर आप मान के चलिए कि ये वाली जो प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शंस टाइम टेकन हुआ है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ में हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आप में से जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनके साथ में ऐसा समस्या रही होगी, बाकी लोग साथ में नहीं रहा होगा, राइट? तो
81 क्वेश्चंस मतलब बुरा नहीं है, आप नेगेटिव मार्किंग के साथ में अगर आप लेके चल रहे हैं तो, राइट? और अगर आपने 120 मिनट में अगर 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं नेगेटिव मार्किंग वाले कंडीशंस में भी, सो इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा किया आपने। और ओके, तो पेपर देख कर के कैसी वाइब्स आ रही हैं आपको दास अभी, मतलब कैसा फील हो रहा है कि मतलब क्या आप आपको लग रहा है कि आप मेंस एग्जाम के लिए कॉल किए जाएंगे? अच्छा। एक चीज़ थोड़ा समझना सबको ज़रूरी होगा, आई थिंक होपफुली कि सब लोगों ने ब्रोशर देखा होगा कि 30% तो आपको मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स चाहिए, राइट? तो अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मतलब कि जैसे 150 नंबर का हो गया, तो उसका 30% अगर आप निकालेंगे तो 45 मार्क्स आपको चाहिए चाहिए होगा। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो अगर आप ओबीसी या शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो परसेंटेज थोड़ा आपका कम हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ एक जनरल आइडियाज़ में कि 30% सभी कैंडिडेट को चाहिए होगा। मैंने ये एज़्यूम कर लिया कि सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं, राइट? तो 45 मार्क्स किसी भी हालत में आपको चाहिए है। अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 30% वाले अबव वाले कैंडिडेट में से बनेगी। तो टोटल आपकी सीट कितनी है? 50 है, राइट? 20 टाइम्स मोर इनको क्या करना है, मेंस एग्जाम के लिए कॉल करानी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 कैंडिडेट्स चाहिए होगा इनको बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में मेंस एग्जाम को राइट रिटन करने के लिए, राइट? तो वो 1000 जो कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ वो होंगे जिनके मार्क्स 30% से अबव आए होंगे, राइट? कैटेगरी वाले अलग अलग रहेंगे। जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए शायद 25% है, और शेड्यूल कास्ट के लिए शायद मेरे ख्याल से 20% है। बट फिर भी एक अगर आइडिया लेके चलिए तो 45% मिनिमम सबको चाहिए होगा। किसी के भी मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से भी मैं बाकी लोगों से बात करूंगा, बट अभी कल से लेकर के और आज तक में जितने लोगों से मैसेजेस से बात हो पाया है, बाकी और लोग भी जुड़े हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि मतलब अभी तक मुझे कोई भी सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन थे उनके नंबर्स 90 प्लस रहा हो। सब लोगों ने 90 बिलो ही बताया, कोई 86, कोई 81, कोई 85, कोई 86, इस तरीके से। तो अच्छा अटेम्प्ट है आपका क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने खराब किया है। और अभी आपको होप छोड़ने की जरूरत नहीं है, 81 क्वेश्चंस बहुत होता है। आपको 45 प्लस चाहिए। अगर आपके उनमें से नेगेटिव करने के बाद अगर 60 प्लस भी अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो होपफुली कि आप मेंस एग्जाम के लिए कॉल किए जाएंगे, मतलब आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम रहेगा। ओके, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपने इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसका मतलब कि आपने 100% अपनी एक्यूरेसी दिखाई होगी। अदरवाइज अगर आपको ऐसे तुक्का लगाना होता फिर तो ये क्वेश्चंस का नंबर 120 हो जाता। तो 120 अगर आप तुक्का लगाते हो उसके उससे ज़्यादा बेटर है कि आपने 81 या 85 क्वेश्चंस अपने एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट किया हुआ है। और ये 81 क्वेश्चंस इसका मतलब कि आपने पढ़ा है और जिस पे आपकी कॉन्फिडेंस बनी है कि नहीं ये वाले क्वेश्चंस हमको आता है, हम कर पाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस का आपने अटेम्प्ट किया, राइट? तो ठीक है, तो मतलब दास इस बार आप एनटीए एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया है, आप उसको फीडबैक अच्छा देना चाहेंगे, मतलब एग्ज़ाम अच्छा कराया, ठीक है? मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसा कुछ मतलब डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से चेकअप वगैरह हुआ और पेपर जो है। ओके। हुँ, 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 हुँ। ये और ये बात मैंने आपको 20 तारीख को बताया था जब क्लास मैंने लिया था आपके एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का। और उसमें मैंने ये बात आपको नोटिस कराया था कि इतने शॉर्ट टाइम पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है एनटीए। जिसने नोटिस दिया था कि हाँ, वो जनवरी में एग्ज़ाम कराएगा और दिसंबर में करा दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि प्रिपेयर ही नहीं थे इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऑब्वियसली अटेंडेंस बहुत शॉर्ट रहेगा। आप ये देख लेना कि अभी अभी तो ख़ैर एनटीए ने डेटा नहीं दिया है, लेकिन जैसे आपका ये एग्ज़ाम रिवील करेगा ना, वो बताएगा कि प्री एग्जाम्स में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, कितने परसेंट में। तो अटेंडेंस का परसेंटेज ऑब्वियसली शॉर्ट रहेगा। दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोगों का सेंटर काफ़ी दूर था। जैसे उनके आसपास का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहाँ पे कि एनटीए का एग्जाम का सेंटर रहा होगा, राइट? तो ठंड के टाइम पे इतना अर्ली मॉर्निंग पहुँच पाना भी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो कई सारे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम गए हैं। तो ये तो है, इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोज कीजिए कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम गए हों
और उनमें से भी बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कि शायद 30% स्कोर ही ना कर पाएँ। तो कॉम्पिटिशन्स तो वैसे ही बहुत सारे लेवल का फ़िल्टर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम बचेंगे जिनसे आपका रियल में कॉम्पिटिशन्स होगा। ओके, थैंक यू दास, आपने फीडबैक दिया और अच्छा लगा आपकी बात को सुन कर के। अब नेक्स्ट आते हैं पूजा। पूजा, आप मेरे ख़्याल से क्लास अटेंड नहीं करती हैं और आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं बेसिकली पूजा? ओके, अच्छा। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा पूजा, मुझे ये बताइए कि सेंटर आपका बैंगलोर में था? ओके, आपके सेंटर पे अटेंडेंस का क्या लगा आपको सीन कि मतलब अटेंडेंस कितनी परसेंट रही होगी ऑलमोस्ट? अच्छा। हुँ, हुँ। चलिए, एनटीए को ये फीडबैक जब जाएगा तो उसे बड़ी खुशी होगी कि क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत लोगों ने रूमर्स फैलाया था कि सारी वैकेंसी ऐसे बैक डोर से फिल अप किया जाएगा और सब फिक्स्ड है और बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है, ये दुनिया भर की बातें आ रही थी। बट इन सारी बातों पे एनटीए ने इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करा कर के स्टॉप कर दिया है। तो ये अच्छा है एनटीए के एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस। ओके, तो पूजा, मुझे ये बताइए कि आपको पेपर आपने पहली बार भी दिया होगा 3 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। उसके कंपैरिज़न में ये वाला पेपर आपको टफ लगा या ईज़ियर लगा? हुँ, हुँ। अच्छा, सबसे ईज़ी वाला पोर्शन अच्छा, सबसे ईज़ी वाला पोर्शन आपको कौन-सा लगा? मतलब जितने भी 6 सेक्शन एक पेपर में थे आपके, उसमें से सबसे ईज़ी वाला जो सेक्शन था वो कौन-सा लगा? अच्छा, ओके, ओके। हुँ, हुँ, ओके। और जनरल साइंस वाले क्वेश्चन्स का स्टैंडर्ड कैसा था, ठीक था? मेजॉरिटी जो क्वेश्चन्स थे वो कहाँ से थे? केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से या बायोलॉजी से? हुँ, ओके। कुछ 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 1 आध 2 क्वेश्चन्स याद है जो आप मुझे यहाँ बता पाएँ कि सर ये वाला जनरल साइंस का क्वेश्चन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। हुँ, ठीक है। कितने लोगों ने ये आंसर आंसर किया हुआ है यहाँ पे? मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे 0 में चला जाएगा, है ना? क्योंकि सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा इसको। ओके। हाँ, हाँ। एस्पार्टेम इज़ द राइट आंसर। नहीं, अभी सुक्रालोज़ पे बैन लग गया है और सैकरिन पे भी बैन लग गया है। अब जो आपको आर्टिफ़िशियल स्वीटनर में दिया जाता है खाने के लिए सप्लीमेंट के रूप में, ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट को एस्पार्टेम दिया जाता है। और अभी तो रिसेंटली जो रिसर्च पेपर बोलते हैं, अभी हाल-फिलहाल के अक्टूबर के आस-पास में आर्टिकल छपा था कि एस्पार्टेम का भी थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक देखा जा रहा है डायबिटिक पेशेंट में। तो अगर सैकरिन, सुक्रालोज़ और एस्पार्टेम तीनों दे रखा था तो आपको एस्पार्टेम हाँ, बिल्कुल, ये आपके इस नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि आप कितना अपडेट हैं करंट वाले इश्यूज़ को लेकर के, राइट? तो उसके लिए एस्पार्टेम जब आंसर आप लगाएँगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। सैकरीन सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज़ किया जाने वाला केमिकल था, बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक निकले, राइट? और सुक्रालोज़ के भी, फिर इसके बाद एस्पार्टेम आया।
जो कि डाइपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट के रूप में, और डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो अगर स्पार्टिम था तो आपको स्पार्टिम लगाया, क्या लगाया आपने वैसे? ओके। वैसे तो अब आंसर से मतलब वो क्वेश्चन पेपर मिलता है तो फिर तो बड़ा मज़ा आता डिस्कस करने में सारी चीज़ें, बट अब आई डोंट नो कि कब आएगा, और मेरे ख्याल से पहले तो आंसर की देगा। ओके। और कुछ बताना है पूजा आपको, आपके अपने एक्सपीरियंस के कैसा रहा आपका एग्जाम? मतलब आपने वन वन 105 क्वेश्चन अटेंड किए, राइट? ओके। तो मतलब आप मेंटली प्रिपेयर हैं मेंस एग्जाम को तैयारी करने के लिए? तो अभी आप मतलब मेंस एग्जाम के लिए कब से तैयारी करने के लिए सोच रही हैं? अच्छा। ओके। सो ओके, इस एग्जाम के अलावा वैसे आप और किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं पूजा करेंटली? हम्म। ओके। तो मतलब आप इस तरीके के एग्जाम में पहले से ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, दैट इज वाई आपका प्री वाला पेपर अच्छा हुआ है, राइट? हम्म। ओके। मेंस का सिलेबस देखा है पूजा आपने? ओके। तो लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं कभी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए? अच्छा, ओके। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप देखती हैं ऐप में? ओके। जल्दी ही हम लोग फिर से उस ऑनलाइन क्लासेस को फिर से रिवाइव करेंगे, बिकॉज़ अभी प्री एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग अपने आप को सेटल कर चुके हैं। तो होपफुली कि मतलब जब सब लोगों की अवेलेबिलिटी बन जाएगी तो जल्दी इसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम्स के मैक्सिमम 1 महीने का टाइम देगा एनटीए आपके मेंस एग्ज़ाम को कराने के लिए। विदिन 15 डेज़ इनका जो भी कुछ रहेगा आंसर की से लेकर के रिजल्ट वगैरह पब्लिश कर देंगे, और अगर ऐसा सब कुछ ठीक से रहा तो मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक आपका, या जनवरी के लास्ट या फ़ेब के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एग्ज़ाम आपका मेंस का भी हो जाना चाहिए। तो बहुत टाइम बचेगा नहीं, हालाँकि कोर्सेज़ मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर से उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराएँगे। ओके। ठीक है पूजा, थैंक यू, आपके ने फीडबैक दिया, और अच्छा लगा कि सब लोग एनटीए के परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं, मतलब सैटिस्फाइड हैं। और एक बच्चा तो मुझे बता रहा था कि सर लास्ट में पेपर सबमिट करने के बाद फीडबैक का भी एक ऑप्शन था कि एनटीए के एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस से आप कितने खुश हैं, वहाँ पे मार्किंग करनी थी। कुछ ऐसा आप लोगों को भी देखने को मिला था? हाँ, एग्ज़ैक्टली वही। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 पॉइंट्स बने हुए थे। ओके, चलिए बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट रितु, आप मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम देने गई थी, राइट? अच्छा, राजस्थान, ओके, सॉरी। तो कैसा रहा रितु आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, और कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किया आपने? हुँ, 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 अच्छा, हुँ, ओके,
ओके, सो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट किया आपने ऋतु? 81। ओके, एग्जैक्टली सेम टू द दास। दास और ऋतु ने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। दास कॉम्पिटिटर आपकी ऋतु बन गई यहीं से। अच्छा है ये, यहीं के लोग आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे। और देखने वाली बात होगी कितने लोग मेंस एग्जाम के लिए कॉल किए जाते हैं। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, 30-35 लोग हैं इस क्लास में, मतलब आज नहीं, इस ग्रुप में। ओके, तो मतलब कि ओवरऑल एग्जाम के परफॉर्मेंस से, मतलब एग्जाम का जो स्टैंडर्ड था और एग्जाम जो एनटीए ने कंडक्ट कराया ऋतु, आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, राइट? ओके, तो 75%। अच्छा, ओके। तो ऋतु, आपको क्या लग रहा है मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए? आप अभी क्या प्लानिंग कर रही हैं? मतलब आपको लग रहा है कि आप मेंस एग्जाम के लिए इन है? मतलब आपका माइंडसेट क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। सीट अगर कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रिलेशन थोड़ा कहीं आपने या तो मिस कम्युनिकेट हो गया है, या फिर आपने समझा गलत है। नंबर ऑफ सीट्स जहाँ कम होती हैं वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिल्टर करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसलिए मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यही 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 बातें मैं उस दिन भी बोल रहा था, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनेंगी। मैं आपको बार-बार यही बोलता हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ बायोटेक के स्टूडेंट से है, ना कि इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और केमिकल वालों से है। आपको अपने डोमेन के लोगों से कॉम्पिटिशन है, और आपके डोमेन के जो लोग हैं, लगभग मतलब 10 से 20% का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज़ सबके कंडीशंस वैसे ही है। बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के डोमेन के बच्चे जो होते हैं, जो रेगुलर ऐसे टच में नहीं है, जो कोई स्टेट पीएससी या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं बैंक वगैरह का, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोगों का रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऐसा ही होता है। कोई बहुत, क्योंकि अरे क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, बायोटेक के बच्चों को ज़रूरत नहीं है। और बायोटेक के बच्चे मैक्सिमम कर क्या रहे हैं? या तो वो कहीं इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या तो वो पीएचडी कर रहे हैं, और या तो फिर वो टीचिंग कर रहे हैं। ये तीन काम प्राइम रहता है बायोटेक के बच्चों का। बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि बायोटेक से मास्टर डिग्री किए हुए हों, और वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हों, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो। ऐसे लोगों की परसेंटेज अगर देखा जाएगा, तो पूरे बायोटेक के पॉपुलेशन का सिर्फ 10% आएगा मैक्सिमम, अगर आएगा तो। तो वैसे ही बच्चे बहुत फ़िल्टर हो जाएँगे, तो 81 क्वेश्चंस बुरा नहीं है, जैसा कि मैं दास के लिए बोल रहा था। और आप सभी लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपना मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। आपको ऐसे होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि 81 क्वेश्चंस खराब नहीं है। जिस हिसाब से अटेंडेंस बहुत शॉर्ट रही है, दूसरा नंबर ऑफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ जो क्वेश्चन था वो भी इतना ख़राब नहीं है आप लोगों के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से 81 खराब रहा है, तो उसके लिए लेकर के आपको निराश नहीं होना। और ज़्यादा होता तो बेटर होता, बट अगर आपका 81 भी ठीक से आपने किया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं, वो मतलब ज़्यादा अपने आप को एक्यूरेट मान सकते हैं कि हाँ, हमने ठीक तरीके से किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने ज़्यादा किया वो गलत ही किए होंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा ये डर लगता है, बट 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, मतलब आई थिंक तो उतना रिस्क नहीं था लेने के लिए। ओके, हाँ, थैंक यू ऋतु। दृश्या, आप बताइए कैसा रहा आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, और अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से? हुँ, 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 हुँ,
92। साउंड गुड। Okay, Drisha, according to your opinion and according to your experiences, how much the cutoff will be for the biotechnology? Okay. It can't be differentiated because all the nothing, nothing. Because hello. Okay, okay. Continue. No, 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 no. I just want to say that there is no provision to differentiate the candidate belong from biotechnology, chemical science, or any other subject, right? So it was the common exam, so all group student of all group were there. So it is not possible to discriminate that they are the belong to the biotechnology students. Okay, so nice experience, Drishya, or one two more. uh, Almost each and every have their own experiences, and as per as my discussion to all other students, most of the candidate have attempted 90 plus or 90 below number of questions, so it is good for you all, because most of the candidate deny to accept that they have attempted more than 100 या 100 प्लस क्वेश्चंस। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है सभी लोगों के लिए कि सब लोगों के नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं वो लगभग 90 और 90 से बिलो वाले में ही हैं। अभी तक जैसे यहाँ पे 4 लोगों से डिस्कशन हुआ तो सिर्फ पूजा हैं जिन्होंने 105 अटेम्प्ट किए हुए हैं, बाकी 2 लोगों ने बताया कि 90 बिलो हैं, और दृश्या का भी 92 मतलब अप्रॉक्स वही है, 95 या 90 के आसपास में। तो ये एक अच्छा साइन है सभी लोगों के लिए कि अब जो कट ऑफ लगभग लगभग जाने वाली है वो इसके ही अराउंड में रहेगी, मतलब कि मैक्सिमम अगर मान लीजिए 100 भी अगर जाता है या 105 पे जाता है तो वहाँ से लेकर के 1000 बच्चों तक में आने में 80 प्लस वाले जो कैंडिडेट होंगे वो आसानी से आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट अवेंजर। थैंक यू दृश्य फॉर योर फीडबैक। मोस्ट वेलकम अवेंजर। ओके, आप कहाँ से हैं और आपका सेंटर कहाँ पे था? महाराष्ट्र। ओके, तो कैसा रहा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपके उस साइड में, और अभी क्या लग रहा है आपको? ओके, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सारे सेंटर पे वही हाल है कि मतलब पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, ओके, मतलब 70% से ज़्यादा अटेंडेंस कहीं पे मुझे लग नहीं रहा कि हाँ हुआ भी है। और अगर अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज किसी भी कारण से कोई एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाया है और 70% स्टूडेंट ने ही अगर ओवरऑल अगर सपोज कीजिए एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई डोंट नो कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट फील्ड के लिए, और इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए होंगे उनमें से अगर 70% अटेंडेंस है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, खैर इसका बेनिफिट मिलेगा आप सभी लोगों को। ये क्या नेटवर्क का इशू हो गया क्या? बेनिफिट इसका मिलेगा आप लोगों को, मतलब कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और जिस कारण से भी कुछ लोगों का एग्ज़ाम छूट गया, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओके, अवेंजर, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 98। वेरी गुड। तो मतलब कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से रेंज ये है कि 80 से लेकर के 105 तक का रेंज है लगभग लगभग। ओके, तो आपके हिसाब से भी पेपर प्रीवियस वाले जो 3 सितंबर को हुआ था उसके कंपैरिजन में कैसा रहा अवेंजर, मतलब पेपर टफ था? ओके, पेपर टफ था। कौन सा? अच्छा,
कौन-सा सेक्शन सबसे ईज़ी लगा अवेंजर आपको पूरे पेपर के 6 सेक्शन में? अच्छा, ओके। मतलब सब लोगों का जो एक्सपीरियंस है वही है कि इंग्लिश सबके लिए सही ईज़ी आया था, राइट? और जनरल साइंस के क्वेश्चंस कैसे थे? ओके। वैसे आप बाकी और किस चीज़ की तैयारी करते हैं अवेंजर? सॉरी? हेलो? हाँ, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने पूछा कि आप इस एग्ज़ाम के अलावा और बाकी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी? अच्छा, ओके। गुड। सतीश भी हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ऑलरेडी हैं और ये अभी यहाँ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है विंध्या, थैंक यू। आपका फीडबैक ठीक रहा और आपने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, राइट? 98, तो 81, 81, 98 और 105 इस तरीके से अभी तक का क्वेश्चन है और 92। ओके, सतीश, आपने भोपाल में एग्जाम दिया, राइट? अच्छा, लुधियाना में। ओके, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एग्जाम का? अच्छा, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने सतीश? 90। ओके, गुड। और ये जो 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, होपफुली कि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम के हिसाब से आपने किया होगा, राइट? अच्छा, ओके, ओके। हाँ, हाँ, सारे क्वेश्चंस तो याद होंगे नहीं। अगर कुछ-कुछ क्वेश्चंस याद होते तो शायद यहाँ पे बन पाता। जैसे 1-2 क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ सॉरी भोपाल गैस स्ट्रेटजी का और 1-2 एक क्वेश्चन कोई और भी था। अच्छा, फंगस की स्टडी का। तो अगर नहीं, अगर नहीं, ये बहुत अच्छा है, अगर क्वेश्चंस आप लोगों को याद है, तो आप लोग क्वेश्चंस को बताइए, फिर उसके लिए डिस्कस अच्छे से हो जाएगा, तो कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ, कितने क्वेश्चंस। विटामिन का क्या था? हाँ, हाँ। ओके, अच्छा विटामिन बी1 का थायमिन और विटामिन बी12 का साइनोकोबालामाइन। हाँ, और विटामिन बी12 का साइनोकोबालामाइन। तो ये क्या मैचिंग कराने के लिए दिया था? तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ओके, वेरी गुड। अगर ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस अगर 5-5 5-5 10-10 क्वेश्चंस भी सबको अगर याद हो ना तो फिर बड़ा अच्छा पेपर का पूरा एनालिसिस हो जाए कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन वही है कि ऑप्शंस याद नहीं रहते हैं सही तरीके से। तो क्या मतलब फ्रीक्वेंट वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? अच्छा, कौन-कौन सी वेव्स थी? अच्छा, ये 4 था मतलब रेडियो वेव्स और हाँ, तो ऑब्वियसली यूवी के बाद मतलब हाँ, मतलब अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा फिर तो यूवी सबसे लेस्ट वाले मतलब लिस्ट वाला हो जाएगा और उधर उधर माइक्रोवेव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख कर के लग सकता है आसानी से। मतलब क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि पढ़े हुए थे, राइट? चलिए मतलब ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं हुई और मतलब ठीक-ठाक तरीके केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन आया था? अच्छा, एक सिंपल सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जितना क्लास यहाँ पे केमिस्ट्री का मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उस टाइम पे जब जीएस की क्लास चल रही थी, तो क्या उसमें से कुछ क्वेश्चंस फँसे थे एक आध?
वीडियो याद नहीं होगा। बहुत। 55.5। ओके। हाँ, हाँ। CO2। सबसे सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है CO2 का, देन इसके बाद CS4 का। ओके, गुड। बहुत अच्छा। तो क्या-क्या था? स्किड का पूछा था? ऑप्शंस? नहीं, नहीं, ये नहीं। हाँ। नहीं, ये सब तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। जैसे एलिफेंटियासिस भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, और फाइलेरिया भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। और क्या था? हेपेटाइटिस बी क्या था, मतलब कुछ उसमें दे रखा था? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हाँ, दे रखा, फिर यही होगा। मतलब बाकी जो 2 आपने बताया वो वेक्टर बॉर्न था। अब तीसरा वाला सुन लेते तो फिर कंफर्म हो जाता। फाइलेरिया भी आपका वेक्टर बॉर्न है। हाँ। स्लीपिंग सिकनेस। कॉजेटिव एजेंट पूछा था या फिर वेक्टर पूछा था? सैंड फ्लाई दिया था? सैंड फ्लाई। क्या क्या नहीं सही है? TSY, TSY। हाँ, बिल्कुल। वो सही है। पोटैटो है तो फिर सोलेनेसी फैमिली। हम्म। प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ओके, ऑप्शन। सिलिक, मतलब क्या पूछा क्या था? सिलिका। सिलिका, सिलिका। मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या क्या ऑप्शन? अच्छा। ओके। -40 की सिर्फ 40? ओके, ये तो लगाया होगा आप लोगों ने फार्मूला रख करके, 9/5 का। वैसे ये इससे एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर बराबर होते हैं? नहीं, नहीं, -40। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर बराबर होता है। उसको याद रखिएगा। और ये कन्वर्जन पूछा था तो उसके लिए फार्मूला आपने 9/5 का लगाया होगा, तो होपफुली कर लिए होंगे सब लोग। मतलब मतलब क्वेश्चंस ठीक आए थे, है ना? कई सारे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और मोलरिटी ऑफ वाटर पूछ लिया आप लोगों ने, एलिमेंटल फॉर्म पूछ लिया। और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, मतलब बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ अ प्रोटॉन, जो आएगा वो आपका होगा। बिल्कुल। ये तो ये तो सब लोगों ने लगा दिया होगा जो लाइफ साइंस के बच्चे होंगे। ये सब क्वेश्चन पे मार्क नहीं मिल रहा, मतलब इससे कुछ मेरिट नहीं बनने वाली, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। हम्म।
वर्चुअल अगर वर्ड दिया होगा फिर इन सिलिको होगा, अगर सिर्फ ये दिया होगा कि मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में करने के लिए तब होगा इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है फिजिकल। वर्चुअल, हाँ, वर्चुअल का मतलब इन सिलिको कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, क्योंकि आप इन विट्रो जब आप करते हैं ना तब उसको फिजिकली करना पड़ता है। वेट लैब में जो काम होता है वो इन विट्रो कंडीशन है, ड्राई लैब में जो काम होता है वो आपका है वर्चुअल, है ना? जैसे सपो हाँ, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा तो उसके लिए आपका ये सही रहेगा, न कि इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कि आपने लेबोरेटरी कंडीशन में सारी चीज़ें वही रखी है, बस सिर्फ उसके पोजीशन पे नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको माइक्रोब्स को कल्चर कराना है और आपने माइक्रोब्स को क्या किया, सॉइल से लेकर के आप लैब में ग्रो करा रहे हैं। लैब में ग्रो कराना ये कहलाएगा इन विट्रो कंडीशन, राइट? लेकिन अगर आप उसका कोई जीनोम का लाइब्रेरी बना रहे हैं और वो जैसे आजकल आता है ना कि मतलब डॉट डॉट बनाए जाते हैं, तो वो आपका इन विट्रो नहीं है, वो आपका है इन सिलिको। अच्छा, ओके। चलिए, कई कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद हैं साइंस के, इसका मतलब कि क्वेश्चंस आप लोगों ने ठीक से अटेंड किए। मेरा ये मानना है कि एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चंस वही याद रहते हैं जिनका आपको कॉन्फिडेंशियल रहता है कि आपने ये चीज़ किया हुआ है, और वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो पाते हैं। तो इतने सारा क्वेश्चन बताया, करीब 10 क्वेश्चंस के आसपास तो डिस्कस हो ही गया होगा जनरल साइंस का। नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक। बेंजीन आइसोक्लोराइड कुछ कैसे करके होता है, टीयर गैस का। ओके। तो क्या आईवीएफ से क्वेश्चन पूछा था? हाँ हाँ। हाँ। हाँ, इन विट्रो मतलब आईवीएफ तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो डेफिनेट जैसा आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब दो फीमेल बॉडी हैं और एक फीमेल की बॉडी अनेबल है ओवा सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? तो दूसरे फीमेल की बॉडी जो कि एक्टिवली है, मतलब ओवा सेल्स को बनाने के लिए, उनको ओवा सेल्स ला करके इनकी बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है, इम्प्लांटेशन कराया जा रहा है। तो जाइगोट ट्रांसफर वाला वाला जो ऑप्शन होगा वो ठीक होना चाहिए। अब क्या क्या ऑप्शन दिया था ये, अब तो। हाँ, गैमेट ही होगा। जाइगोट जाइगोट ही होगा, गैमेट तो। हाँ, सॉरी, मतलब गैमेट ही होगा। बिल्कुल गैमेट ही होगा, जाइगोट तो तभी बनेगा जब वहाँ पे फ्यूजन होगा। मतलब अगर कोई ऐसा दे रखा है कि जिसमें गैमेट ट्रांसफर वाला अगर ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा, ओके, मतलब क्वेश्चंस ठीक ठीक बनाया हुआ था। अच्छा, जो लोग जो लोग इंजीनियरिंग साइंस वाले होंगे और मैथमेटिक्स साइंस वाले होंगे वो तो बेचारे ये क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग लाइफ साइंस के होकर के भी उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, राइट? लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले होंगे उनके लिए फिर तो ये सारे क्वेश्चन एकदम हवा नहीं लगा होगा, कैसे कर पाए होंगे? आप लोग सोचिए कि लाइफ साइंस में पूरी मास्टर डिग्री हो गई आप लोगों की, तब आप लोग इतना इजीली कर पा रहे हैं ना। अब इतना हाई हाई लेवल का पूछेगा, एलाइजा करने पीसीआर करने के लिए क्या करेंगे, और वो पूछ रहा है क्या नाम से, अभी आपने कौन सा, हाँ, विटामिन का पूरा मैचिंग कराने के लिए इतना मैथमेटिक्स और केमिकल साइंस के बच्चे इतना थोड़ी ना याद करके गए होंगे। फिर तो उनके लिए साइंस वाला सेक्शन टफ रहा होगा, डेफिनेटली। जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से पेपर अगर देखा जाए तो जो नॉन लाइफ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहे हैं उनके लिए जनरल साइंस का पेपर टफ रहा होगा फिर, क्योंकि इतना कोई मतलब पूरा विटामिन का नाम और उनका साइंटिफिक नेम याद करके नहीं जाएगा।
डिजीज़ और वो किससे फैल रहा है ये याद करके नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ता है लोग लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। वही वही सारी चीज़ें ना। और जबकि आप लोग सोचो कि बायोटेक के होकर के भी बोल रहे हो कि एप्टीट्यूड में आप लोगों ने लगभग कितना 15 10 12 क्वेश्चंस किया है आप लोगों ने 30 में से, है ना? तो मतलब उस हिसाब से फिर तो आप लोगों का मैथ भी खराब नहीं है, मतलब मैथ की तैयारी ठीक है फिर आप लोगों की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस विदाउट लाइफ साइंस वाले बच्चे कर पाए होंगे, इतना टफ रहा है। अच्छा ओके, ओवरऑल आप सब लोगों के डिस्कशन करके ये समझ में आया है कि अभी तक जितने लोगों ने यहाँ पे बताया है, और भी लोग होंगे जिनके साथ हो सकता है कि पॉसिबली कि वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजोरिटी जो रेंज कर रही है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, वो 80 टू लेकर के 100 के बीच में है, राइट? ये 20 मार्क्स का रेंज है, जिस रेंज में सारे लोग लगभग लगभग करके क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए और ये मान लिया जाए कि सारे लोगों का एक कॉमन सा परसेप्शन लगा करके कि अगर सपोज किसी ने मतलब 100 क्वेश्चंस भी किया हुआ है तो उस 100 क्वेश्चंस में ये तो नेचुरल है कि 15 से 20 क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे, राइट? और अगर 15-20 क्वेश्चंस कट कर दिया जाए, उसके हिसाब से अगर मार्किंग देखी जाए, तो मुझे लगता है कि 60 प्लस वाले जो मार्क्स वाले बच्चे होंगे, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और वो मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा मतलब ठीक रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 60 प्लस मार्क्स अगर जिनके भी आ रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, वो खुद को मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ कट ऑफ जाएगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा। बट डिस्कशन करने के बाद फिर समझ में ये आता है कि ओवरऑल 150 में से जिनके भी 60 प्लस मार्क्स होंगे, वो आसानी से मेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल किए जाएंगे। उससे ज़्यादा वाले भी होंगे, लेकिन 60 प्लस वाले भी मार्क्स वाले भी बच्चे कॉल किए जाएंगे, क्योंकि 1000 लोगों को उनको कॉल करना है। पता लगा कि 1000 बच्चे 30% का जो क्राइटेरिया है ना, वही नहीं क्वालीफाई कर पाए हैं, फिर सीट खाली खाली चली जाएगी। इमेजिन कीजिए अगर ऐसा हो कि 1000 बच्चों को सी पीटीएम वाले को कॉल करना है और 30% स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या ही 1000 से कम हो जाए, फिर उस कंडीशन में क्या होगा? जो कोई 30% स्कोर किया होगा सबको कॉल कॉल जाएगी। और नहीं मतलब होने को तो हो सकता है, क्योंकि अटेंडेंस बहुत शॉर्ट रही है। और आपको बता दें कि इसके लिए एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा पड़े नहीं हैं बायोटेक के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 25-30 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। अगर ऑल ओवर आप इंडिया भी बात करोगे ना तो भी संख्या 10,000 के आसपास में सिमट के रह जाएगी। जाएगा ही। बायोटेक वाले दिन जाएगा कि उस टाइम बायोटेक की सीट कितनी थी? तो वही आप देख लीजिए, सीट जब ज़्यादा जाता रहता है तो कट ऑफ कम जाता है। और ज़्यादा जो गया वो कितना गया, मतलब कितना नंबर गया है? 94 कट ऑफ गई है। ओके। हाँ पूजा, कुछ आप कहना चाह रही हैं, बताइए। अच्छा, आपने हैंड रेज किया तो मुझे लगा शायद कुछ कहना है आपको। अच्छा ओके, अभी जितने लोग जुड़े हैं मैं आप सब लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया है, बट फिर भी कब से चाहते हैं आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू हो? मतलब न्यू ईयर में चाहते हैं या न्यू ईयर से पहले चाहते हैं, कब से चाहते हैं? कल सैटरडे है ना? सैटरडे से नहीं? हाँ ये हो सकता है पॉसिबली। हाँ ये थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट कर लीजिए आप लोग, वैसे तो हम लोग करते नहीं है, बट फिर भी जैसे होता है तो ट्यूसडे ठीक रहेगा। और क्योंकि
अभी तक जो मेंस की क्लासेस चली हैं और आई डोंट नो कि उसमें से कितना परसेंट आप लोगों ने तैयारी अपना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो जो रिमेनिंग पोर्शंस आपके रह गए हैं, पहले उनको कवर करेंगे। देन इसके बाद अगर जब तक टाइम का अलॉटमेंट नहीं होता आपके एग्ज़ाम्स का, तो उसको पूरा जितना सिलेबस है, आप लोगों से पूछ करके कि कौन से सेक्शंस में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसको फिर से क्लासेस एक आध दो बार चला देंगे और चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि अभी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन, हाँ, राइटिंग वाले, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस का, भले ही लेक्चर 1 घंटे का ही हो, सवा घंटे का हो, लेकिन कम से कम बिल्कुल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। उसमें कुछ बचा, मतलब मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया कि उससे डेप्थ में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अब ये है कि उसी चीज़ को लेकर के जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, उनको आप कैसे आंसर कर पाते हैं, ये ज़रूरी है आपको तैयार कराना, जो कि अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा इस चीज़ को लेकर के। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो रिमेनिंग आपके पोर्शंस बचे हुए हैं, ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वाले, पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है? देन इसके बाद हम लोग आप लोगों से पहले डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि ज़रूरत है टाइम देने का। फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करके क्लासेस और प्रैक्टिस कराई जाएगी आप लोगों की, तब जाकर के चीज़ें ठीक से हो पाएंगी। ओके, तो मतलब कि हम लोग मंगलवार से जुड़ रहे हैं फिर से, मतलब पेपर वन मतलब कौन से एग्ज़ाम के लिए? सब्जेक्ट वाले होंगे। एमसीक्यू एमसीक्यूज के तो आप परेशान मत हो, आपको तो मैं ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा ना, जो लोग केवीएस में जुड़े हैं उनको मालूम है अच्छे तरीके से। एमसीक्यूज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लिए जो है आपसे तैयारी कराने का वो है, वो राइटिंग वाला, क्योंकि क्योंकि एमसीक्यूज मैं करा सकता हूँ और उस पर अपना ओपिनियन मैं आपको दे सकता हूँ, राइटिंग के लिए मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, लिखवा नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए जो जो टिपिकल टास्क है वो ये है कि आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कराना। एमसीक्यूज के लिए आप परेशान मत होइए, एमसीक्यूज से मैं आपको 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप एक महीने। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग मंगलवार को आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सारे बच्चे जुड़ जाएँगे। नहीं, यही चीज़ मुझे फिर से रिपीट करनी पड़ेगी कि बच्चे जब जुड़ते हैं, तो उनको लगता है कि सर हमने ये चीज़ सुन नहीं पाया था और हमारे लिए फिर से आप रिपीट कर दीजिए। जैसे अभी उस दिन 20 तारीख को क्लास हुई, तो फिर एक लड़की का मैसेज आया रात में कि सर क्लास हम कर नहीं पाए थे, वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या? तो वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसे इंस्ट्रक्शंस के लिए क्लास लगाया था कि हाँ, आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? तो ऐसा हो जाता है, तो होपफुली कि ये ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि मंगलवार से क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी मेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो लोग जुड़ना चाहेंगे फिर बाकी सारी चीज़ें हम लोग मंगलवार को डिस्कस करेंगे। तो मंगलवार डे ठीक रहेगा? ओके, तो अब टाइम लॉस करने का टाइम बचा भी नहीं है। 2 दिन का अपना आप लोग रेस्ट ले लीजिए अच्छे तरीके से, सैटरडे और संडे मंडे। बाकी हम लोग मंडे से फिर ट्यूसडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, इतना देखिए, जितना अभी डिस्कशन हुआ है, मतलब आप लोगों से सिर्फ नहीं, कल से लेकर के और आज इवनिंग तक, और कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 15 बच्चों से बातचीत हुई होगी, मतलब बच्चों ने खुद ही मैसेज किया था जानने के लिए। तो उन लोगों से मेरा सवाल यही था, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है? तो मैंने बताया ना आपसे शुरू में कि 90 प्लस वाले बच्चे तो मिले ही नहीं, किसी का 85, 84, 86, 89 इस तरीके के सवाल थे। तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मेजोरिटी जो बच्चे रेंज कर रहे हैं ना, वो 80 से 90 के बीच में है। 90 से 100 के बीच में बहुत कम परसेंटेज है, और 100%, 100 से ज़्यादा वाले में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा, अगर होगा भी तो उस हिसाब से जिनके भी 60 से 70 के बीच में मार्क्स है ना, उनको मेंस एग्जाम को लिखने का मौका पूरा मिलेगा। और वैसे भी ये वाला एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग है, आपका जो आपका स्कोर बनेगा वो मेंस से बनेगा। तो स्क्रीनिंग कराने के लिए उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 20 गुना, 20 टाइम मोर कैंडिडेट को कॉल करेंगे। तो 60-70 वाले बच्चे अपने आप को प्लस मान के चलें और वो तैयारी करें मेंस एग्जाम की, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, मतलब
आई डोंट नो कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो बाकी बच्चे भी अपने आप को ये सोचने लगे। मैं सिर्फ बायोटेक की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका बायोटेक के बच्चों से होगा। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस और बाकी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, ओके। आदर्श, रितु, पूजा, दृश्या, सतीश एंड दास, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों ने फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया। और होपफुली कि हम लोग ट्यूसडे से अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे क्लासेस को। और सिलेबस को भी टाइमली कवर करेंगे, ख़त्म हो ही चुका है। और बाकी आपकी प्रिपरेशंस को लेकर के हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है। इन बिटवीन अगर किसी को भी कुछ सॉफ्ट कॉपी बुक वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, जैसे अभी पढ़ने का टाइम है, उस टाइम पे तो मतलब यही लोग बोलते थे कि सर पढ़ने का मन नहीं है। बट अगर अभी आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे अभी सपोज ये टाइम बच रहा है कि सैटरडे संडे मंडे, राइट। मैंने मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया है, आप उनके लेक्चर्स को देखिए। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लेक्चर्स को अगर लाइव क्लासेस में नहीं अटेंड किए हुए हैं और आप ऐसे देखते हैं तो आप उसको देखने के टाइम पे उसको नोट्स बनाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। जो लोग लाइव क्लास लिए उनको पता होगा कि मैं अपने पीडीएफ में बहुत ही कम कंटेंट देता हूँ, आपको बोल के ज़्यादा समझाता हूँ। तो उनको अगर आपको जो भी वीडियो के टाइम पे आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको नोट किया करिए। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़रूरी होता है मतलब चीज़ों को बनाने के लिए। और मुझे ऐसा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग उस स्टैंडर्ड पे हैं, उस लेवल पे हैं कि अगर किसी चीज़ का थीम अगर आपको पता है ना, तो आप उसको सेंटेंस का फॉर्म दे पाएंगे। और अगर ये कैपेबिलिटी है तो मतलब आप अच्छा काम कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। और जिनके पास ये नहीं है, तो उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप डेवलप कीजिए। आपको बहुत बारी मैंने यही देखा है कि बच्चों के पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, उनको उनको नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बात आती है एक्सप्रेस करने की, लिखने की, तो वो अपने आप को राइटिंग प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट उस जोन से बिलोंग करता है, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। सब लोगों का सारी चीज़ें बैलेंस फॉर्म में नहीं होती हैं। किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है तो लर्निंग पॉइंट खराब होता है, किसी का लर्निंग पॉइंट अच्छा होता है तो किसी की राइटिंग स्किल खराब होती है। तो जिनका राइटिंग स्किल खराब है, वो अपने आप को इम्प्रूव करें, डेली डेली लिख करके जो चीज़ उनको आती है उसी चीज़ को राइटअप करें। देखें कि वो जितना चीज़ उनके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है ले करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोलाइसिस को लेकर के सबको आइडिया है कि ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है। आप लिखिए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आधे घंटे, 2 पेज 3 पेज 4 पेज, देखिए क्या लिख पाते हैं आप। उसको एक प्रॉपर आप सीक्वेंस दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस को हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा फिगर डालें, कौन से पॉइंट को हाईलाइट करें, कौन कौन से एंजाइम है उनका जो मेजर फंक्शन है कैसे लिखें। आप उनको लिख के देखिए। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंशियली आती है, आप उनको ऐसे लिख करके देखिए कितना आप उनको लिख पा रहे हैं। तब पता चलेगा कि आपकी लिखने की पावर कहाँ पे स्टैंड कर रही है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करना शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं। ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को क्लास के लिए। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए। और ठंडी का मौसम चल रहा है, अच्छे से खाते पीते भी रहिए। ट्यूसडे को मिलते हैं फिर। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।